अच्छे से होंगे। तो आज हम फिर एक और नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में आज हाजिर हुए। हमने एक प्रोग्राम रख रखा है, बल्कि रख रखा नहीं, चल रहा है प्रोग्राम कि जो MD-CAT का सिलेबस है 2025-26 का, उसके सारा जो कोर्स है केमिस्ट्री का, उसको मैं लेक्चर बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। मेरी यही नीयत है, ठीक है। और अल्लाह में उम्मीद भी है कि मैं इस काम पे पूरा उतरूँ। आप दुआएं करें, अल्लाह मदद करेगा हमारी। तो उसमें हमने लास्ट लेक्चर तक स्टेचोमेट्री कंप्लीट की थी। उसके बाद इसका हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टेचोमेट्री पूरी की थी। तो आज हम उससे थोड़ा आगे चलेंगे। तो उसके बाद हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक। लिमिटिंग रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस पे एक सवाल है जो तकरीबन काफी दफा एंट्री टेस्ट में आ चुका है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। Which defines limiting reagent, ठीक है। ऑप्शन ए, it is taken in lesser quantity, it is taken in larger quantity, it gives maximum amount, या मोल भी आ चुका है, प्रोडक्ट, या it gives लीस्ट या मिनिमम अमाउंट या मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो पहला आज हमने लेक्चर शुरू किया है इस टॉपिक से, ठीक। तो टॉपिक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब देखिए, इसीलिए आप लोग बोलते हैं सर लेक्चर लेक्चर लेक्चर, आधे घंटे से लगे हुए हैं, हमारे से सेटिंग नहीं हो पा रही, कभी क्या, लेकिन फिर भी कोशिश है, अल्लाह ने देखा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट also called limiting reagent। लिमिटिंग रिएक्टेंट का दूसरा नाम है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक। और क्या है ये अपोजिट है ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, या उसे एक्सेसिव रिएक्टेंट बोलते हैं। नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेसिव रिएक्टेंट बोलते हैं। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट नाम से जाहिर है कि लिमिट करता है। किसको लिमिट करता है? जाहिर सी बात है, ड्यूरिंग रिएक्शन रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं। अगर रिएक्टेंट लिमिट लगाएगा तो वो उसको एक हद में लाएगा, लेवल में लाएगा। और हद में या लेवल में लाने का मतलब है वो क्या करेगा? इट कंट्रोल्स द रिएक्शन। देखो फिलहाल हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कंट्रोल्स द रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन 3 तरीकों से मैं इसे डिफाइन करूंगा कि द रिएक्टेंट which is consumed first and stops the reaction। जो पहले कंज्यूम हो, रिएक्शन को रोक दे, उसे भी क्या बोला जाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। दूसरी डेफिनेशन, which is completely consumed। जो पूरा कंज्यूम हो वो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तीसरा,
which gives minimum amount या moles of product। ठीक, अब तीनों डेफिनेशंस को एक मिसाल के थ्रू समझते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कार बनने का अमल। जैसे कार बनती है वैसे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर हम देखें तो हम कहेंगे भाई एक उसका होता है ढांचा, स्ट्रक्चर, और दूसरे उसमें होते हैं टायर्स। अब एक कार बनाने के लिए, 4 टायरों वाली कार बनाने के लिए हमें एक ढांचा चाहिए, 4 टायर्स चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि आपके पास 8 टायर्स हैं और 8 बॉडीज हैं, 8 स्ट्रक्चर्स हैं, तो बताएं कारें कितनी बनेंगी? आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। तो 8 ढांचे, 8 टायर्स, आपको पता है कि एक कार के लिए क्या चाहिए? एक ढांचा, 4 टायर्स। एक ढांचा उठाया, 4 टायर्स उठाए, कार बन गई। फिर एक ढांचा उठाया, 4 टायर्स उठाए, कार बन गई। ढांचे कितने थे याद करो? 8। कितने यूज हुए? 2। पीछे कितने बचे? 6, माना उठा सकते हैं। टायर्स कितने थे? 8। 8 में से 8 ही चले गए, पीछे क्या बचा? 0। इसका मतलब यह है कि टायर्स पहले खत्म हो गए, ढांचे बचे रहे। तो देखो पहली डेफिनेशन कि विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो पहले कंज्यूम होगा वो अमल को रोक देगा। जैसे हमारे केस में टायर्स पहले खत्म हो गए, अमल रुक गए। या यहीं पर एक एग्जांपल दिया जाता है भाई बर्गर खाने का। बर्गर खाने का तो नहीं, बर्गर खाते हैं, बर्गर बनाने का, कि भाई एक बर्गर के बनाने के लिए एक बीच में उसका माल मटेरियल चाहिए, कबाब चाहिए और 2 स्लाइसेस चाहिए, बन चाहिए। अगर आपके पास मान लो 4 कबाब हो और 4 स्लाइसेस हो, बर्गर कितने बनेंगे? 2। ठीक है, कौन सी चीज कंज्यूम हो जाएगी? भाई स्लाइसेस कंज्यूम हो जाएंगे। कौन सी चीज बच जाएगी? सर कबाब बच जाएंगे। ये मैं पढ़ा रहा था एक दिन क्लास में, तो एक सादा सखत बच्चा था, उसने कहा सर कबाब नहीं बचेंगे, क्यों? क्योंकि हम 2-2 डाल के खा लेंगे। मैंने कहा जबरदस्त। लेकिन बर्गर बनाने का उसूल क्या है कि उसके बीच में एक मटीरियल। तो यहां पर जो मिसाल दी कि भाई टायर्स खत्म हो गए, कार बनने का अमल रुक गया, बन खत्म हो गए, रोटियां खत्म हो गई, स्लाइसेस खत्म हो गए, बर्गर बनने का अमल रुक गया। तो जो कंज्यूम हो जाए वो अमल को रोक देगा, और जो अमल को रोक देगा वही कहलाएगा लिमिटिंग, और जो बचेगा वो कहलाएगा नॉन लिमिटिंग। और याद रखें जो पहले कंज्यूम होगा वो पूरा कंज्यूम होगा। पहले पढ़ रही है बात, जो पहले कंज्यूम होगा वो पूरा कंज्यूम होगा, और जो पूरा कंज्यूम होगा वही लिमिटिंग होगा। अब यहां पर तीसरी डेफिनेशन के लिमिटिंग वो है जो मिनिमम प्रोडक्ट है। मिसाल के तौर पर 8 टायर, 8 ढांचे हम तस्वर कर रहे थे 8 कारों का, 4 स्लाइसेस, 4 कबाब हम तस्वर कर रहे थे 4 कबाबों का, लेकिन कबाब बर्गर उतने नहीं बने, कारें उतनी नहीं बनी। इसका मतलब जो उम्मीद से कम प्रोडक्ट दे, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो तीसरी डेफिनेशन आ गई। और एमसीक्यूज में देखिए क्या बनेगा, ऑप्शन बी। तो अब the reactant which is left unused is called as excess or non limiting reactant। उसे excess बोला जाएगा या non limiting बोला जाएगा। अब यहां पे 2 तरीके के प्रॉब्लम होते हैं, बल्कि 3 बोलो। पहला, लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करो। दूसरा, लिमिटिंग रिएक्टेंट को बेस बना के प्रोडक्ट कैलकुलेट करो। तीसरा, नॉन लिमिटिंग कितना बचा। ठीक है, पहला कि भाई कौन लिमिटिंग है, दूसरा प्रोडक्ट कितना बना, तीसरा नॉन लिमिटिंग कितना बचा। तो तीनों की कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग या नॉन
लिमिटिंग रिएक्टेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। समझ में आ रही बात? अब यहां पे जो स्टोइकियोमेट्री में मैंने आपको बताया था सुपर फार्मूला वही लगेगा, ठीक है। और यही तीसरी डेफिनेशन फॉलो करेंगे भाई, जो आपको कम प्रोडक्ट दे वही होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब याद रखो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्री में जो जो रिलेशंस थे, मास मास लगेगा, मोल मोल लगेगा, वॉल्यूम वॉल्यूम लगेगा, इन तीनों को आपस में मिक्स करें वो भी लगेगा। तो जैसी भी कैलकुलेशन हो वैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैं पहला सवाल देने लगा हूं कि which is limiting reactant when 8 gram of each H2 and O2 are reacting to form water। ठीक है, चलो एमसीक्यू की सूरत में कर लेते हैं। H2 O2 both none। अब यहां पे मैं सेम अमाउंट से भी कर रहा हूँ, डिफरेंट अमाउंट से भी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन H2 O2 H2। अब देखो ग्राम है, ग्राम वाला लॉजिक लगाओ। इसके 2 4 ग्राम, इसका 32 ग्राम, 2 18 36 ग्राम। अब देखो लिमिटिंग में क्या होगा कि हर रिएक्टेंट से कैलकुलेशन करोगे। यू गो फॉर कैलकुलेशन, यू कैन डू कैलकुलेशन फॉर ऑल। तो पहले हम करते हैं भाई फ्रॉम H2, दूसरा करते हैं फ्रॉम O2। दो रिएक्टेंट है, 3 होते हैं, दूसरे करते हैं। अब तरीका क्या है, जो फाइंड करना है उसे ऊपर, तो 36 ऊपर आएगा, प्रोडक्ट ही फाइंड करते हैं। H2 4, सवाल में लिखना है 8, कैलकुलेशन करो 4 2 72, यहां 36 32 8, कैलकुलेशन करो 4 9 ग्राम। अब देखो O2 से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 9 ग्राम, H2 से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 72 ग्राम। विच इज करेक्ट, विच इज राइट? डेफिनेशन देखो तीसरी क्या है, विच गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो कम से कम मिकदार किसने दी हमें भाई, कम से कम मिकदार दी O2 ने। तो O2 आपका क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। दिस इज नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर है या कंफ्यूजन है कोई? अब यही सवाल मान लो हम डिफरेंट ग्राम लेके करें तो भी सेम लॉजिक लगेगा। मैं मोल लेके कर रहा हूं, विच इज लिमिटिंग रिएजेंट व्हेन 3 moles of N2 reacts with 6 moles of H2 to form NH3। अब देखो ये मैंने मोल वाला एग्जांपल ले लिया और दोनों की मैंने कैलकुलेशन अलग-अलग कर दी। ठीक है, इक्वेशन H2 N2 both none of these। इक्वेशन है N2 3H2 1H3। अब देखो सवाल में क्या कहते हैं मोल, तो मोल वाले तरीके पे चलो। इसके कितने मोल हैं भाई, 1, इसके कितने मोल हैं 3, इसके कितने 2। अब फ्रॉम N2 करेंगे, फ्रॉम H2 करेंगे। अब वही तरीका फाइंड क्या करनी है, प्रोडक्ट है 2 1, N2 में वैल्यू कितनी है 3, तो 3 2 6 मोल। यहां 2
3, इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो क्या होगा? अब देखो N2 ने हमें दिए 6 मोल, H2 ने दिए हमें 4 मोल। बताओ कौन है लिमिटिंग, कौन है नॉन लिमिटिंग? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पॉज करो, टिक 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 टिक। हाँ, तो कौन हुआ जिसने कम मिकदार दी? तो ये हमारा बन गया लिमिटिंग, ये बन गया नॉन लिमिटिंग। क्लियर है? क्या कंफ्यूजन है कोई? तीसरा सवाल, which is limiting reactant when 6 gram C reacts with 16 gram O2 to form CO2, CO2, both, none of these। ठीक है, पॉज करें, थोड़ी देर ट्राई करें, देखें क्या जवाब आता है। टाइम वेस्ट हो गया बहुत ज्यादा। अब देखो इक्वेशन है C प्लस O2 CO2। अब देखो मैंने ग्राम दी है, ग्राम से काम चला, ये कितने हैं 12, 32, तो ये क्या बनेंगे 44 ग्राम। अब फ्रॉम C कार्बन, फ्रॉम O2। अब देखो प्रोडक्ट फाइंड करनी, 44/12 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो क्या होगा बताओ? 6 1 2 22 ग्राम। O2 से क्या है बोलो? O2 44, 32, 16, तो क्या होगा देखो 1 2 22। अब देखो दोनों ने क्या मिकदार दी थी, तो क्या दोनों याद रखो, जब लिमिटिंग होगा तब नॉन लिमिटिंग, जब नॉन लिमिटिंग होगा तब लिमिटिंग होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई लिमिटिंग नहीं है। ठीक है जी, इसको नोट करें। तो अब इसमें और आगे चलते हैं। पढ़ाई वही करते रहो, चीजों को रिवाइज करो। मेरे ख्याल में आप जब ये लेक्चर देख रहे होंगे तब शायद आपका सिलेबस एंट्री टेस्ट का फर्स्ट ईयर का पूरा हो चुका हो, या कोई और आगे देख रहे हो तो हो सकता है फर्स्ट ईयर इंटर पूरा हो चुका हो, घर में बैठे हो आप, तो प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे उतना आसानी होगी। अब डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट भी उसी तरीके से होगा, जो आपको अमाउंट गिवन है उसी को बेस बना के आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे। जिससे कम जवाब आया होगा, मतलब जो लिमिटिंग जवाब देगा वही आपका आंसर सही होगा। जैसे व्हाट इज amount of CO2 produced when 8 gram CH4 reacts with 16 gram O2 to form, क्या बस आगे नहीं जाते डिटेल में। अभी आप समझ गए होंगे CH4 O2 से रिएक्ट कर रहा है तो ये कंबशन ही होगा। ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ कि भाई 44 ग्राम, 22 ग्राम, 66 ग्राम, नन ऑफ दीस। अब देखिए जब दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो, चाहे सेम चाहे डिफरेंट,
तुम्हारा ये प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएक्टेंट की तर्ज पे होगा, और लिमिटिंग रिएक्टेंट की तर्ज पे होगा तुम्हारा लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला लॉजिक लगेगा। ये इक्वेशन है। अब देखो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं, तो बैलेंस करने के लिए दो इधर ना, और इक्वेशन बैलेंस। अब CH4 के ग्राम गिवन है तो इक्वेशन से निकालो। O2 पे भी ग्राम गिवन है, और CO2 44 ग्राम। ठीक, अब कैलकुलेशन CH4 से भी करनी है। O2 से भी करनी है। फाइंड क्या करना है? प्रोडक्ट। ऊपर क्या आएगा? 44, नीचे 16 इंटू 8। इधर भी क्या आएगा? ऊपर 44, नीचे 64 इंटू 16। कैलकुलेशन करो। 8 1 2 22 6 4 11 ग्राम। अब देखो किसने कम जवाब दिया? O2 ने। तो O2 आपका क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही सही जवाब देगा। 11 ग्राम ऑप्शन में 11 ग्राम है नहीं, तो यू विल गो फॉर नन ऑफ दीस। बस ऐसे ही होगा। अब चाहे मोल हो, चाहे वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, इसी लॉजिक से होगा। चलें एक और कर लेते हैं। The amount of NH3 produced from 6 liters of each N2 and H2 4 6 2 none of these। अब देखिए यहाँ भी अमाउंट पूछ रहा है और ईच देके माना लिमिटिंग रिएक्टेंट का केस है। इक्वेशन पे जाओ। N2 3H2 1H3। अब देखो रिएक्टेंट का अगर दोनों का वॉल्यूम है तो यहाँ पे ये दूसरे क्लास लगेगा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन के बाद। तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, तो इसका 1 वॉल्यूम बना है, इसके 3 बना है, इसके 2 बना है। अब कैलकुलेशन फ्रॉम N2 फ्रॉम H2। ठीक, अब तरीका वही जो फाइंड करना है उसे कहां रखना है? न्यूमरेटर में। तो ऊपर क्या आएगा? 2, नीचे 1 मल्टीप्लाइड बाय N2 की वैल्यू कितनी है? 6, तो ये कितने हो जाएंगे? 12 लीटर। ठीक है। दूसरा 2 नीचे 3, ऊपर क्या है? 6, तो क्या हो जाएगा? 3 2 4 लीटर। अब बताओ किसने कम जवाब दिया? जिसने कम जवाब दिया वो लिमिटिंग है, और जो लिमिटिंग है वही सही जवाब देगा। क्या बना? 4 लीटर। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ऐसे लिमिटिंग होगी। अब आखिरी कॉन्सेप्ट इसका, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेस amount left at the end of reaction। एक्सेस अमाउंट जो एंड में रिएक्शन में बचे उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? उसमें भी यही तरीका लगेगा। जैसे फाइंड non-limiting and its amount left unused at the end of reaction when (6 grams of H2
and 16 gram O2 are reacting to form H2। अब दो चीजें होंगी तो MCQs या ऑप्शन इसका बना दें। H2 H2 O2 ठीक। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सवाल एक दफा पढ़ लें ध्यान। अब इक्वेशन वही H2 प्लस O2 H2 2 इक्वेशन बैलेंस हो गई। ग्राम है तो मास मास लगाओ, 2 ये हो गए 4 ग्राम, 32 ग्राम 2 18 36 ग्राम। अब कैलकुलेशन वही लिमिटिंग वाले तरीके से, फ्रॉम H2 फ्रॉम O2। अब H2 से वही प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो प्रोडक्ट कितना आएगा भाई 36/4 इनटू H2 में कितने 6, तो करो कैलकुलेशन देखो 2 3 18 54 ग्राम, यहां 36 32 16। अब देखो 16 1 2 18। अब देखो किसने कम अमाउंट दिया, विच हैज गिवन लेसर अमाउंट O2, तो O2 आपका क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये क्या है नॉन लिमिटिंग रिएजेंट। यहां तक कोई मतलब। अब हाइड्रोजन है नॉन लिमिटिंग, माना ऑप्शन ए हो सकता है, बी हो सकता है, या ना बी हो सकता है। अब देखिए सवाल ये बोल रहा है कि भाई नॉन लिमिटिंग का एंड में बचा कितना, नॉन लिमिटिंग का एंड में बचा कितना, क्योंकि नॉन लिमिटिंग पूरा खर्च नहीं होता, नॉन लिमिटिंग पूरा खर्च नहीं होता। अगर पूरा खर्च नहीं होता तो जाहिर सी बात है कुछ खर्च होगा कुछ बचेगा। कितना बचेगा, कितना खर्च हुआ, मिसाल के तौर पर हमारे पास 10 ग्राम है, 10 ग्राम में से 4 ग्राम खर्च हुए तो पीछे कितने बचेंगे 10 - 4 6 ग्राम। तो अब पहले हम ये बताएं कि अमाउंट ऑफ H2 यूज्ड, H2 का अमाउंट कितना यूज हुआ, क्योंकि H2 लिमिटिंग है। अब यही इक्वेशन आएगी भाई H2 कितना यूज हुआ, तो हमें H2 फाइंड करना है, ठीक है, किससे O2 से। तो क्या होगा देखो सोचो, हाँ जी अमाउंट ऑफ H2 यूज, तो अब H2 फाइंड करना है कितना यूज हुआ, तो H2 4 किसे यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन 32 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है 16। तो कैलकुलेशन करें 1 2 2 4। अब 2 ग्राम क्या है H2 इज यूज्ड, यूज कितना हुआ 2 ग्राम, उठाया कितना था 6, तो लेफ्ट अमाउंट क्या होगा जितना उठाया 6 माइनस यूज्ड दैट इज 4, तो आंसर क्या बना 4 ग्राम। ठीक है, समझ गए बात को। तो जी ये था हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट और उसके मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम। एक दफा आप इसको नोट कर लें। हाँ जी, तो हमने देखा कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट का दूसरा नाम लिमिटिंग रिएजेंट, इसका मुखालिफ अपोजिट नॉन लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेसिव रिएजेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या करता है, रिएक्शन को कंट्रोल करता है। उसकी हमने डेफिनेशंस पढ़ी कि भाई जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे वो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो पूरा कंज्यूम हो वो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो पहले कंज्यूम हो रिएक्शन स्टॉप कर दे वो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसके हमने प्रॉब्लम्स किए, सेम मास था तो भी हमने कैलकुलेशन की, सेम मोल तो भी कैलकुलेशन की, डिफरेंट मास तो भी कैलकुलेशन, डिफरेंट मोल तो भी कैलकुलेशन, अगर वॉल्यूम है तो उस हिसाब से भी हमने कैलकुलेशन की।
याद रखें इस सारी कैलकुलेशन में आपने क्या देखना है कि जो आपको कम मिकदार में प्रोडक्ट दे वही होगा लिमिटिंग रेट, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, नॉन लिमिटिंग। ठीक है, फिर हमने एक्सेसिव रिएजेंट की भी कैलकुलेशन की, कौन एक्सेसिव रिएजेंट है, कितना यूज हुआ, एट द एंड कितना बचा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर में हमारे पास एक ही टॉपिक बचता है, यील्ड, जिसके बाद पहला चैप्टर पीएमसी वाला जो सिलेबस है एमडीकेट का वो पूरा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम एक और लेक्चर के साथ आए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ा था। ठीक है, तो अब जो पहले चैप्टर का है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका जो आखिरी लेक्चर है वो यील्ड है। तो आज हम इसको पूरा करेंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा, और आपको भी कोशिश करनी है। क्या कोशिश करनी है कि चीज़ों को पढ़ना है, देखना है, लेक्चर को सुनना है पूरा। जो पॉइंट आपको लगे नोट करने जैसा है तो उसको नोट करें। ठीक है, अगर आप इसको रिवीजन पर्पस के लिए देख रहे हैं तो आप इसकी स्पीड बढ़ा दें। मीन्स 1 है तो 1.5 कर दें, 1.25 कर दें, ताकि एक सारी समरी आप बजाय कोई बुक पढ़ें, टेक्स्ट बुक पढ़ें, लेक्चर पढ़ें या सुनेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यील्ड, यील्ड का मतलब है प्रोडक्ट, पैदावार। ठीक, तो यील्ड, आज हम यील्ड के बारे में पढ़ेंगे, यील्ड की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और यील्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यील्ड है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो प्रोडक्ट की अमाउंट बने उस अमाउंट को बोला जाता है यील्ड। ठीक है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड यील्ड। अब यील्ड ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, पहली है थ्योरेटिकल यील्ड, दूसरी है प्रैक्टिकल यील्ड, या इसको मैं एक्सपेरिमेंटल यील्ड, प्रैक्टिकल भी बोला जाता है लेकिन तो एंड में रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा मसला होगा। परसेंटेज यील्ड, क्योंकि ये भी मतलब है। अब इससे एक सवाल तो 2-3 दफा एंट्री टेस्ट में आ चुका है। क्या है वो सवाल? विच determines the efficiency of reaction, रिएक्शन की एफिशिएंसी कौन डिटरमिन करता है? पहला मैं लिखूं Ty समझ लो थ्योरेटिकल यील्ड, Ey एक्सपेरिमेंटल यील्ड, या Ay कैप्चर करता हूं। ठीक है, Py परसेंटेज यील्ड, D, और तो इसका जवाब है परसेंटेज यील्ड। तो पहले की हेडिंग थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? लफ्ज से जाहिर है भाई थ्योरी। तो थ्योरेटिकल यील्ड कैन बी डिफाइंड एज amount of product obtained from a balanced chemical equation,
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो प्रोडक्ट का अमाउंट हासिल हो, उस प्रोडक्ट के अमाउंट को बोला जाता है थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक, अब क्या हमने ये प्रॉब्लम किया है थ्योरेटिकल यील्ड का? सोचिए, वीडियो पास करें, बताएं क्या हमने ये प्रॉब्लम किया है? टिक टिक टिक। हाँ, अब तक हमने स्टेचोमेट्री में, लिमिटिंग रिएक्टेंट में जितने भी प्रॉब्लम किए हैं वो सारे के सारे किस बेस पर किए हमने? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बेस पर। इसका मतलब उसमें जो जो प्रोडक्ट हमने इक्वेशन की मदद से निकाला है वही प्रोडक्ट थ्योरेटिकल यील्ड है। और याद रखो, इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम। थ्योरेटिकल है तो इसका जवाब क्या होगा? मैक्सिमम ही होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। दूसरी यील्ड या ऐसे आइडियल यील्ड भी बोल सकते हैं। दूसरी है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या है? इसके दो तीन और नाम हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल यील्ड या इसे प्रैक्टिकल यील्ड बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड। अब ये क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन लैब और इन एक्सपेरिमेंट। तजुर्बे में जो प्रोडक्ट हासिल हो उस प्रोडक्ट को बोला जाता है एक्चुअल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड। लिखा है हमने कहीं प्रैक्टिकल यील्ड, ठीक है। मींस जो एग्जैक्टली उसका जवाब आएगा दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड। समझ में आ रही है बात या कंफ्यूजन है कोई? अब क्या ये हमने इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम किया है? सोचिए, वीडियो को पॉज करें। जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि इसके करने के लिए हमें लैब जाना पड़ेगा, तजुर्बा करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हम आगे चल के एक्सपेरिमेंट करेंगे? जवाब है नहीं। लेकिन आगे कुछ बातों पे हमें यकीन करना पड़ेगा। अगर कोई बोल रहा है कि भाई इसकी एक्चुअल यील्ड ये है, तो हम बोले तो वही मान लेंगे एक्चुअल यील्ड, ठीक है। लेकिन याद रखो, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकलेगी, स्टोइचियोमेट्री से निकलेगी। अब its value is always less than theoretical yield। इसकी वैल्यू हमेशा theoretical yield से क्या होती है? कम होती है। अब उसके रीजंस क्या हैं? पहला रीजन, स्टोइचियोमेट्री का पहला असम्पशन था कि ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, जबकि ऐसा नहीं होता। तो पहला रीजन क्या है कि रिएक्टेंट्स आर नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे तो आपकी जो एक्चुअल यील्ड होगी वो थ्योरेटिकल से कम होगी। ख्यालों में आप सोच रहे होंगे इतना बनेगा, हकीकत में उतना नहीं आता, ठीक है। तो एक्चुअल यील्ड जैसे ख्यालों में हम सोचते हैं भाई मैं टॉप करूंगा, लेकिन नंबर उतने नहीं आते। दूसरा रीजन, स्टोइचियोमेट्री का दूसरा रीजन क्या था? साइड रिएक्शन। देयर इज नो साइड रिएक्शन। यहां पे साइड रिएक्शन में अकर, साइड रिएक्शन हो सकता है, साइड रिएक्शन होगा तो आपकी जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इन दोनों को कवर कर लिया तो आगे
रिएक्शन मे बी रिवर्सिबल। रिएक्शन क्या होगा? रिवर्सिबल होगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, आपका प्रोडक्ट पूरा बनेगा ही नहीं। और क्या हो सकता है? मैकेनिकल लॉस हो सकता है एवापोरेशन, फिल्ट्रेशन के दौरान, क्रिस्टलाइजेशन के दौरान। तो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से आपकी एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम है। एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम है। ठीक है जी। तो तीसरी टाइप ऑफ यील्ड क्या है? दैट इज परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड के लिए पहला जुमला ध्यान में रखें कि इट डिटरमाइंस एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितना एफिशिएंट है ये पता चलेगा किससे? परसेंटेज यील्ड से। अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, तो फार्मूला बनेगा एक्चुअल यील्ड अपॉन इज इक्वल टू ना परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। परसेंट है तो मल्टीप्लाई क्या कर दें? 100। अब जैसा कि समझना भाई, जैसा कि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, तो जो परसेंटेज यील्ड होगी दिस इंप्लाइज दैट परसेंटेज यील्ड इज लेस देन 100%। ठीक, अगर एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर है तो आपकी परसेंटेज यील्ड किसके बराबर हो जाएगी? 100 के। एमसीक्यू आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आइडियल कंडीशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके प्रॉब्लम्स के बारे में। इसके प्रॉब्लम कैसे होंगे याद रखें। अगर कहीं एक्चुअल यील्ड गिवन है, थ्योरेटिकल यील्ड गिवन है, तो आप दोनों को डिवाइड कर दें, यू विल गेट। जैसे मैं इसमें सवाल लिखता हूं, व्हाट इज परसेंटेज यील्ड इफ theoretical yield of a reaction is 60 gram and actual yield is 45 और रिएक्शन क्या है 80। तो ऑप्शन इसका मैं लिखूं 75, 50, 25, none of these। सिंपल सवाल है, देखो परसेंटेज यील्ड बराबर है एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखो परसेंटेज यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है 60, एक्चुअल कितनी 45 इनटू 100। अब देखो डबल इस पे लगाएं 3, 4, 25, ये कितना हो जाएगा 75। ये सवाल आसान था, दोनों की वैल्यूज गिवन थी। लेकिन व्हाट इफ अगर वैल्यूज गिवन ना हो, अगर थ्योरेटिकल यील्ड गिवन ना हो, तो कैसे होगा प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यहीं पर भी हम वही लॉजिक लगाएंगे। जैसे इफ 50 ग्राम CaCO3 on heating gives 11 gram CO2 in lab, find percentage yield 25%, 50%, 75%, none of these। ठीक है, तो अब आप सवाल पढ़ेंगे 50 ग्राम CaCO3 on heating gives 11
CO2 इन लैब। अब ये जो लैब में हमें मिल रहा है ये हमें इशारा दे रहा है कि दिस इज एक्चुअल हीट। तो अब क्या 50 ग्राम थ्योरेटिकल यील्ड है, अब 50 ग्राम CaCO3 का है, जबकि यील्ड होगी प्रोडक्ट की दैट इज CO2। CO2 का अमाउंट गिवन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि CaCO3 को बेस बना के पहले हम ये तो कैलकुलेट करें कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कितना। समझ में आ रही बात कि CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट को बेस बना के हमें पहले देखना पड़ेगा कि हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय अप्लाइंग स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन दैट इज मास कैलकुलेशन। अब CaCO3 का मास कितना निकलेगा 100 ग्राम, इसका मास कितना निकलेगा 45 ग्राम। अब CO2 का मास मालूम करें हम, तरीका वही बताया जो फाइंड करना है न्यूमरेटर में, जिससे फाइंड करना है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर। सवाल में वैल्यू कितनी है 50, तो क्या होगा बोलो 51 52 22 ग्राम। अब ये 22 ग्राम क्या है, ये 22 ग्राम है थ्योरेटिकल यील्ड। 22 ग्राम इज थ्योरेटिकल यील्ड। अब फार्मूले में आएगा भाई परसेंटेज यील्ड बराबर एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल कितनी है भाई 11, थ्योरेटिकल कितनी 22 इनटू 100। तो क्या होगा कि 1 to 50, तो यील्ड क्या बनी 50%। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ठीक है, समझ गए। इस बोर्ड को नोट करें, देखें आप। हाँ जी, तो देखें आज हमने क्या पढ़ा, यील्ड के बारे में पढ़ा। यील्ड क्या होता है, यील्ड की टाइप्स पढ़ी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यील्ड, जिसमें थ्योरेटिकल यील्ड था, एक्चुअल यील्ड था, परसेंटेज यील्ड था। फिर हमने इनके न्यूमेरिकल्स किए कि अगर थ्योरेटिकल यील्ड गिवन है, एक्चुअल यील्ड गिवन है, तो उसकी हम परसेंटेज यील्ड कैसे मालूम करेंगे। लेकिन फिर हमने ये भी प्रॉब्लम किया कि भाई व्हाट इफ सिर्फ एक्चुअल यील्ड गिवन हो, थ्योरेटिकल यील्ड ना हो, तो उसके लिए हमने स्टोइचियोमेट्री का यूज किया और कैलकुलेशन की, जिससे जवाब आ गया। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर 1 जो स्टोइचियोमेट्री का हमने शुरू किया था, एंट्री टेस्ट का इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, तो वो पूरा हुआ। मैं अपनी कोशिश में लगा हुआ हूँ, आप अपनी कोशिश जारी रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।